कोल्ड वॉर के बरक्स ये चाइना और अमेरिका जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। चीनियों ने तोहफे दिए अमेरिकियों को, वो भी डस्टबिन में फेंक कर चले गए और साथ लेकर नहीं गए। काफी डिप्रेशन में ट्रम्प वहां से निकले। आधा अमेरिका जो है वो भी बाकी ममालिक की तरह उस पे लोग मिडिल क्लास और सफेद पोश लोग ही हैं। मैंने बीजिंग का एलामिया पढ़ा, ईरान उनकी तरजीह में ही नहीं। मोदी साहब यूएई गए हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है यूएई और इंडिया के दरमियान। ये वैसा ही है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है। ये इसराइल जो है वो यूएई को जलील करना चाहता है। इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है कि उसको भी एलाइज मिले। डिफेंस पैक्ट हो गया, तुर्किया, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन चार ममालिक का एक अलायंस उभर रहा है। इसराइल को तो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट हुआ है, तनहा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ा इजरायली रियासत का नुमाइंदा और माउथ पीस है। ये देखिए, इनकलाब जमाना देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, जो कभी एंटी इसराइल बात नहीं करता था, वो इसराइल के इन हरकत के ऊपर पूरा कॉलम छाप रहा है। आईपीएल के फाइनल के लिए मोहसिन नकवी साहब को इनविटेशन मिल गया है कि आप आए आईपीएल का फाइनल देखें, आईसीसी की मीटिंग वहां पे करें। आरएसएस आपको पता था, बड़ी वो नजरियाती किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीजेपी दा पीओ है। सऊदी अरब की तरफ से प्रपोजल आया है नॉन एग्रेशन पैक्ट विद ईरान। गर्चे के ईरान ने हमें पेन दी है, दुख दिया है, दर्द दिया है हमारे हमसाये ने, लेकिन फिर भी हम उसके साथ उसको खंजर नहीं मारेंगे उसकी पीठ में। ब्रिक्स को तो उन्होंने बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं ना, दीवार से लगा के तबाह कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रजा रूमी साहब को हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो हमारे काबू में है आज दोबारा। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। रूमी साहब, आप ट्रम्प का दौरा चीन कैसा देखते हैं? देखें, कोई मुश्तरका एलामिया नहीं है। चीन ने अलग एलामिया जारी किया है, व्हाइट हाउस ने अलग एलामिया जारी किया है। दोनों को पढ़ें, दोनों अलग हैं। चीन ने ताइवान का जिक्र किया है, अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मस का जिक्र किया है। उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं है, उसमें ताइवान नहीं है। अलग अलग एलामिये हैं। क्या सूरत हाल है? देखिए, अब बात यह है कि पहली तो इशू ये है कि 9 साल के बाद ये सदारती लेवल पे मुलाकात हो रही है। हम्म, और तो असल अहम पेशरफ्ती ये है मुजम्मिल साहब की बातचीत हो रही है। देखें ना, अब ये दो बड़ी पावर्स हैं, हम्म, इनकी आपस में बहुत सारे मफादात जो हैं वो उसका उनका टकराव है। और कई कई मामलात में इनका समझौता भी हो जाता है और उनमें इकट्ठा एक अंडरस्टैंडिंग भी है। और हम्म, दूसरी ये बात है कि कोल्ड वॉर के बरक्स ये चाइना और अमेरिका जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, हम्म, माशी एतबार से। और ये वजह है कि ये ये मुलाकात होना अस खुद एक बड़ी कामयाबी है। और फिर आपने देखा कि ताइवान के मसले के ऊपर ट्रंप ने जो बाद में बातें वगैरह की हैं, उसमें वो वाली सख्ती और वो जो एक एंटी चाइना सेंटिमेंट है अमेरिका के अंदर जो होता है, हम्म, पाया जाता है, वो नहीं दिखाई दिया। हम्म, ये बात आपकी दुरुस्त है कि मुश्तरका एलामिया कोई नहीं आया। और यकीनन ये एक जिसे कहना चाहिए परेशान कुन बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर तो समझौता होना चाहिए था और वो बताना चाहिए था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दर पर्दा बहुत सी बातें हुई हैं और बहुत सी, क्योंकि टैरिफ का कोई जिक्र नहीं हुआ। हम्म, यकीनन चीन ने इसका जिक्र किया होगा और ये कहा होगा कि भाई आप टैरिफ कम करें और फिर हम आपको एक्सेस भी देंगे मार्केट की। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो ये जो मिनरल्स हैं, इनसे अमेरिकी हथियार बनते हैं। असल तो अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है अपने हथियार जो ईरान की जंग में ज़ाया हुए हैं, उस स्टॉक को दोबारा से बनाना और पूरी करना ज़रूरियात। तो चीन ने उनको बंद किया हुआ था, डक्का लगाया हुआ था मादनियात की एक्सपोर्ट के ऊपर, और उससे अमेरिका को तंगी हो रही थी। और मेरे ख्याल से ये जो साथ में उनके गए हैं बहुत सारे फर्म्स और कॉरपोरेशंस के सरबराहान, वो भी इसीलिए गए हैं कि भाई सबका सौदा जो जो चीन से उन्होंने खरीदना होता है। आपको पता है इलॉन मस्क जो है ट्रम्प का बड़ा क्लोज बंदा है, वजीर भी पहले था उसका। वो चाइना में बहुत बड़ा कारोबार करता है, और जब ट्रम्प चाइना के खिलाफ लगा हुआ था उस वक्त भी उसने चाइना का काम करना नहीं छोड़ा। बिजनेसमैन का तो काम होता था बिजनेस जहां से करना है, फायदा हो। तो मेरे ख्याल से दर पर्दा बहुत सी बातें हुई हैं। ईरान के ऊपर भी बात हुई होगी। आप बनाए हुर्मुज में देखें ना, दोनों ममालिक चाहते हैं कि वो खुल जाए।
उसका ये मतलब है कि जंग बंदी जो है, चीन ने भी कह दिया कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको तेज तर करना चाहिए। तो काफी बड़ी स्टेटमेंट है ये, अगर देखें तो इसलिए मेरे ख्याल से ओवरऑल ये दौरा जो है एक अच्छी पेशरफ थी, अगरचे कि इतनी उसमें कामयाबी ना हो सकी जितनी कि गालिबन लोग तवक्को करते, लेकिन फिर अब ये दो बड़ी पावर्स हैं, और ये कोई आम दो ममालिक थोड़ी हैं। जी मुजम्मिल साहब। देखें, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर बैन है वो कायम है। जो 47% टैरिफ है वो भी कायम है। आप समझे, ठीक है ना। दोनों पे कोई डील नहीं है। और हत्ता के जो चीनियों ने तोहफे दिए अमरीकियों को, वो भी डस्टबिन में फेंक कर चले गए और साथ लेकर नहीं गए। तो ये काफी कुछ जाहिर नहीं करता। और फिर जब ट्रम्प साहब जहाज में बैठे हैं, तो उन्होंने पहला फोन जर्मन चांसलर को किया है, दूसरा जापानीज प्राइम मिनिस्टर को किया है कि आइए मिलकर अब आबनाए हुर्मुज खुलाते हैं। इसका मतलब है चीन से तो ना उम्मीद हो गए थे ना, तो वापस यूरोप की तरफ मुंह किया उन्होंने। फिर मैंने जर्मन चांसलर का ट्वीट देखा कि मुझे पॉटस की कॉल आई है और आबनाए हुर्मुज को खुलवाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफी डिप्रेशन में ट्रम्प वहां से निकले। देखिए, डिप्रेशन तो मैं नहीं ये बड़ा स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, लेकिन तुसी भी जरा था माशाल्लाह, स्पिन खूब देंदे हो है कि नहीं। रोंदा पिटदा निकलिया ट्रंप होतो है। तो लग अह, देखिए, मेरे ख्याल से यकीनन उसको इस ज़मन में मायूसी हुई होगी, क्योंकि उसका ये ख्याल होगा कि भाई चीन, देखे ना, जंग बंदी की जरूरत किसको है? जंग बंदी की जरूरत तो असल में अमेरिका को है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो जीत नहीं पा रहा ये जंग। अब वो जीत नहीं पा रहा तो वो इसको मजीद आगे वो करना भी नहीं चाहता, जिसे कहते हैं जारी। क्योंकि अगर वो जिसको जारी रखेगा तो मुजम्मिल साहब उसको मजीद शिकस्त और मजीद हजीमत का सामना होगा, और उसकी मईशत पे और असर पड़ेगा, उसकी स्टॉक मार्केट बैठ जाती है यहाँ पे। तेल की कीमत से ऑलरेडी अमेरिका में महंगाई है, तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, ग्रोसरी की कीमतें ऊपर चली गई हैं, सब्जियों की, फलों की, गोश्त की, दूध की, पेट्रोल की, डीजल की। मतलब यहाँ पे ठीक ठाक जिसे कहते हैं लोगों को, आम अमरीकी, देखिए जो शहरों में रहने वाले जो लोग अमरीकी फिल्में हॉलीवुड देखते हैं, अमरीका उस तरह का नहीं है। आप तो खुद भी आए हुए हैं, तो आधा अमरीका जो है वो भी बाकी ममालिक की तरह उस पे लोग मिडिल क्लास और क्या कहते हैं सफ़ेद पोश लोग ही हैं। वो पे चेक टू पे चेक गुजारा करते हैं, और उनके लिए महंगाई 5%, 4%, 10% बहुत सख्त जर्ब लगती है। तो इस वक्त अमेरिका की ट्रम्प निकलना चाहता है, वो चाह गलती उसने की है, और अब वो भुगत रहा है उसका, लेकिन वो चाहता है कि उसको कोई निकाले, इसलिए तो पाकिस्तान की वो मदद मांग रहा था। और चीन से उससे कोई बात क्योंकि, लेकिन चीन का ये कहना होगा कि भाई आपने चूंकि पाकिस्तान से सालिसी करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को जारी रखें, हम पाकिस्तान का साथ देते हैं। लेकिन खुद चाइना डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा, चाइना को तो फायदा हो रहा है ना। देखिए अमेरिका को जितनी वहां पे एक शिकस्त हो रही है, जो कहा जाता था कि एक, बल्कि शायद कदीम चीनी मुहावरा ही है कि जब आपका दोस्त, जब आपका दुश्मन जो है वो कमजोर हो रहा हो तो उसको और कमजोर होने दो, चुप करके देखते रहो तमाशा। ये तो आम होता है कि वो ईरान लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, दुनिया की सुपर पावर है, और कहाँ आके फंसी हुई है आबनाए हुर्मुज के अंदर। ठीक है ना। यदि सारे जहाज, सबमरीन, न्यूक्लियर बम, वो सारे आबनाए हुर्मुज की वजह से सारा मामला ठप हुआ है। ऊपर से जो खुद ये आपने, हमने पहले भी इस पे बात की थी कि जो अमरीकी हथियार है, साजो सामान, जो जंगी साजो सामान है, उसकी किल्लत हो चुकी है। अभी अगर वो स्टार्ट करेंगे तो एक साल में कहीं जाके जो जाया, जो जो चल गया असला, वो पूरा होगा। अब असला अगर सारा लगा दिया तो कोई और जंग स्टार्ट होती है। तो अमेरिका में ये भी बहस हो रही है, लोग वो कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने सारा असला ईरान पे लगा देना है तो कल को किसी और ने हमला कर दिया तो फिर कैसे दिफा करेगा अमेरिका अपने मुल्क का? तो ये बड़ा सीरियस एक मसला बना हुआ है। तो चीन उसमें बराह रास्त अमेरिका की मदद को तो नहीं आएगा, पाकिस्तान के थ्रू ही है कि, और मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान कहेगा तो फिर उस वक्त चीन जो है वो ईरान के जिसे कहते हैं उसको समझाएगा या उसको ताकीद करेगा कि ये आप जो है ना सुलह सफाई पे आ जाए, कॉम्प्रोमाइज करें। नहीं, मैंने बीजिंग का एलामिया पढ़ा है, उस ईरान उनकी तरजीह में ही नहीं है।
ईरान उसका अब ये जिक्र ही नहीं है बीजिंग के जी इलामिया में। देखे ना वो उस एलामिया में लोग यही दुनिया में यही तो कह रहे हैं। लेकिन आप देखें ना उस एलामिया से पहले भी वो 5 नुकात दे चुके हैं अपने। वो अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं मुजम्मिल साहब, बड़ी देर से वो ये कह गए हैं कि जी हम ये कहते हम चाहते हैं कि वहाँ पे आलमी कानून जो है वो फॉलो हो, हम्म, सीज फायर हो, और एक रास्ता निकले तमाम इनके मामलात का डायलॉग के थ्रू। जंग का हो वो भी सपोर्ट नहीं करते जैसे आप खेल में है। तो अब ये बात तो यकीनन सारी तय हो चुकी है मेरे ख्याल से, और चाइना की तरफ से। और वो अभी अमेरिका की बिडिंग को क्यों आए, देखे ना अमेरिका को वो क्यों मदद करे। तो ये एक है मुजम्मिल साहब यहाँ पे अच्छा मामला। चलें चलें, ये मोदी साहब यूएई गए हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है यूएई और इंडिया के दरमियान। ये वैसा ही है जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है? देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो एक वो उसी उसी लाइन पर है ये। लेकिन ये गालिबन ज्यादा माशी ताउन है, क्योंकि इसका इंडिया का जो इंटरेस्ट है कि यूएई आके इंडिया में सरमायाकारी करे, और जो वहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं उनका फ्यूचर महफूज हो और मजीद इंडियंस को वहाँ नौकरियां मिले। ठीक है ना जी, उनका तो यही है ना, जैसे हम अपने लोगों को भेजते हैं, ये लोग भी इंडिया वाले भी भेजते हैं कि जी वहाँ से आएगा, रेमिटेंस आएगा, ज़र मुबादला आएगा, वगैरह वगैरह। तो हम्म, वो ये वाला मामला है। लेकिन यूएई जो है उसको अब लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि देखें सऊदी अरेबिया के साथ तो उसने अपने ताल्लुकात जो है वो खराब कर ली हैं। सऊदी अरेबिया को के साथ जिसे कहते हैं ना रीसा ला के, और गलत वो बचपन में हमें कहा करते थे ना बड़े कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सोबत हम्म, बुरी होगी तो अब भी उसका असर होगा। तो यूएई ने की देखी सोबत अच्छी नहीं है, हम्म, गलत कंपनी फंस गया मुंडा। तो हम्म, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ नुकसान मापियों की नाफरमानी करके नुकसान चुकना पै रहा है। अब वो नुकसान क्या है, वो नुकसान ये है कि ये जंग अभी खत्म होती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हो जाएगी ना, उसके आगे तो नहीं चलना, ईरान भी नहीं चाहता। तो हम्म, उसके बाद तो ईरान से मामला तय करने पड़ेंगे। ईरान तो मामला तय नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसराइल की गोदी में जाके बैठा हुआ है, यूएई और एमबीजेड। तो हम्म, अब मसला ये कि उधर सऊदी अरेबिया से भी कट्टी हो गई है, इधर पाकिस्तान के साथ भी ज्यादा पैसे मांगे, लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब उसको यूएई को फिक्र है कि भाई मेरी कौन मदद करेगा, इसराइल तो है लेकिन दूर बैठा हुआ है इसराइल। इंडिया निस्बतन करीब है, वो क्या उसे बोलते हैं लॉन्चेस के जरिए और दीगर, बॉम्बे टू दुबई बड़ा क्लोज रूट है। तो उसको ये है कि किस तरह से उसके डिफेंस के लिए इंडिया आएगा। और मोदी साहब जो है उनका भी यही इंटरेस्ट है मुजम्मिल साहब, क्योंकि मोदी जी जो है उनका भी इस वक्त हाल डोमेस्टिकली तो मोदी जी ने जो अभी जीत उनकी हुई है हम्म, इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में और वेस्ट बंगाल में। मगर फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर इंडिया के इस वक्त हालात खुद इंडियन तबसरा निगार ही कह रही है, मैं नहीं कह रहा। मतलब आपके देखने वाले को ये समझे कि ये कोई एक पाकिस्तानी जो है वो एंटी इंडिया बात कर रहा है, तो वो वही टिपिकल बात करेंगे। देखिए उनके जो सीरियस लिखने वाले हैं, सुशांत सिंह है, अभी एक एम्बेसडर केसी सिंह है, वो भी यूएई में रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जी ये यूएई, ये इसराइल जो है वो यूएई को जलील करना चाहता है, ऑलमोस्ट ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने कहा बार बार कि वो कह रहे हैं कि जी सीक्रेट विजिट किया था नेतन्याहू ने, और वो डिनाई कर रहे हैं इसराइल यूएई वाले। तो उसने कहा उसका और क्या मकसद है, जलील कर रहा है वो यूएई को और नायान फैमिली को, क्योंकि उनकी कोई साख ही ना रहे अरब दुनिया में, सऊदीज के सामने, दीगर अरब ममालिक के सामने, और खुद उनकी अवाम के सामने। क्योंकि अवाम में भी देखिए ना तकसीम है, वहां पे जो एलीट तबका है जो कि शाही खानदान का, वो तो कहता है ठीक है यूएई के साथ, अमेरिका के साथ की गोद में बैठे। जो आम अमराती है वो तो कहता है ये तो फलस्तीनियों के कातिल है, ये तो जालिम है, इनके साथ क्यों हमारी गवर्नमेंट जो है वो जाके हाथ मिला रही है। तो उधर भी बड़ी ये मसला है, इसलिए तो वो बार बार डिनाई कर रहे हैं यूएई वाले कि जी वो जंग उधर ईरान के साथ हो रही है, इधर सीक्रेट दौरा कर रहे हैं नेतन्याहू, उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इंडिया का भी ये इंटरेस्ट है कि उसको भी एलाइज मिले। इधर भी देखे ना सऊदी और पाकिस्तानी डिफेंस पैक्ट हो गया, तुर्किया, मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन 4 ममालिक का एक अलायंस उभर रहा है।
और उससे जो इंडिया ने एक आइसोलेट करना था पाकिस्तान को, अव्वल तो वो पॉलिसी नाकाम हो गई है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ तो पहले चीन खड़ा था, अब ये तीन मुल्क और आ गए हैं। इसका मतलब है कि कल को इंडिया ने अगर हमला करना है या ऑपरेशन सिंदूर टू करना है, उसका पार्ट टू, जैसे धुरंधर फिल्म की पार्ट टू आ गया है, तो उन्होंने पार्ट टू करना है। वो बॉलीवुड वाले काम करते हैं वैसे। तो हैं। यहाँ पे तो चार पांच मुल्क पाकिस्तान की मदद को पहले बैठे होंगे। चीन वाले अपनी टेक्नोलॉजी मुहैया करेंगे, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन देंगे, तुर्की वाले ड्रोन्स भेजेंगे, सऊदी अरेबिया कहेगा, इंडिया ਨੂੰ फोन करेगा ना करो यार, नहीं तो ਅਸੀਂ पैसे काट लांगे ताड़े। तो मतलब ये एक पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हुई है। ये इस वजह से इंडिया को भी जरूरत है एलाइज की, और इसराइल को सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। क्योंकि इसराइल को तो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट हुआ हुआ है, तनहा हुआ हुआ है। अगर आप देखें ओपिनियन पोल्स यूरोप हम्म। में, आज स्पेन के कल वजीर आजम ने कहा है कि वो यूरो जो उनका वो होता है मौसीकी का कॉन्टेस्ट यूरोप का, वो हम्म। यूरोविजन के जो भी इसको बोलते हैं, वो उसमें शिरकत नहीं करेगा स्पेन। क्योंकि उसमें इसराइल आता है, इसराइल के पैसे हैं जो भी है, वो पता नहीं क्या तवीलें दी हैं। यदि इस हद तक हालात जो है वो हम्म। खराब हुए हुए हैं। और नेतन्याहू ने तो पाकिस्तान पे इल्जाम धरा, उसने कहा जी सोशल मीडिया के जो बॉट्स हैं पाकिस्तानी चला रहे हैं, वो ट्रोल्स जो है पाकिस्तान उनको फाइनेंस कर रहा है। ये देखिए पाकिस्तान एडा ही वो कोई सुपर पावर बढ़ गया कि इसराइल को वो नीचा करे। इसराइल के अपने मजालिम खुल के सामने आए। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे बड़ा इजरायली रियासत का नुमाइंदा और माउथ पीस है मुजम्मिल साहब। हम्म। और वो गाजा में जब ये कत्लेआम हो रहा था हम्म। फलस्तीनियों का, तो न्यूयॉर्क टाइम्स गलत रिपोर्टिंग करता रहा और हेडलाइंस गलत देता रहा, लोगों हम्म। को एजुकेट नहीं करता रहा। अभी उसने आर्टिकल छापा है निकोलस क्रिस्टोफ का, जो पाकिस्तान के ऊपर भी लिखता रहा है, मुख्तार माई के केस पे उसने कॉलम लिखा था। निकोलस क्रिस्टोफ ने एक कॉलम लिखा है तहकीक के बाद। कॉलम वहां पे, कॉलम हमारे पाकिस्तान वाला कॉलम नहीं होता कि जी आज गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरे कान में वो एक फूक दिया, मेरे बच्चे पे जो है ना वो आयत हम्म। फूक दी। ये वहाँ यहाँ पे कॉलम जो है अमरीकी बरतानवी जरीदों में वो रिपोर्ट ही होती है, तहकीक करके और कोट्स लेके वो लिखा जाता है। उसने हम्म। ये लिखा है कि इजराइल जो है वो फलस्तीनियों के साथ जिनसी मजालिम और करता है, जेलों के अंदर पकड़ के, हम्म। छोटे बच्चों के साथ, बड़े फलस्तीनी मर्दों के साथ, औरतों के साथ, कुत्ते छोड़ता है उनके ऊपर। ये जो पंजाबी में हम ये मुहावरे इस्तेमाल नहीं करते कि कुत्ते छाड़ देते हैं या छाड़ हम्म। देगा, वो हद असल में ये काम कर रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है। यानी कि इनकलाब जमाना देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, जो कभी एंटी इसराइल बात नहीं करता था, वो इसराइल के इन हरकत के ऊपर पूरा कॉलम छाप रहा है। इसका मतलब पब्लिक मूड बदल गया है। क्योंकि रीडर से कनेक्ट कर रहा है ना, रीडर गाना कट रहा है ना, रीडर खोलता है अखबार, कहता है अच्छा मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं वहां। तो हम्म। इसलिए प्रेशर है। तो नेतन्याहू को और मोदी को और तीनों यूएई वाली को, ये तीन जो दीवाने हैं, इनको एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। इसलिए ये इनका गठजोड़ हो रहा है। ये आपने नहीं, चूंकि बात की, मैंने। जो यूएई और इंडिया का डिफेंस पैक्ट है, जी, आपको लगता है वो भी ऐसा है कि इंडिया पर हमला, यूएई पर हमला, यूएई पर हमला, इंडिया पर हमला, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब का है, या उसमें वो शिक नहीं है? मेरे ख्याल से उसमें वो शिक नहीं है। मैंने क्लोजली उसको देखा नहीं है, मैं ऐसे गलत हम्म। बयानी नहीं करूंगा। मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में सोशल मीडिया ट्विटर पे, मैं पढ़ा था, वो हम्म। ज्यादा है कि तेल की जो सप्लाई है इंडिया को, देखे ना इस वक्त लाले भी पड़े हुए हैं। आमना हुर्मुज में पाकिस्तान में तो जो मसला होगा सो हो रहा है, सो हो रहा है। एलएनजी और गैस और तेल का, इंडिया में तो कहीं, इंडिया की आबादी देखे ना, 1.5 अरब आबादी है उसकी। इकोनॉमी उसकी 8% पे ग्रो कर रही थी, वो नीचे का आगे क्रैश हो जाएगी अगर वहां पे तेल की सप्लाई, तो तेल तो वो स्ट्रेटेजिक या डिफेंस माशी तौर पर देखा जा रहा है। ये हथियारों के साथ नहीं, इंडिया क्या शायद उसका सऊदी हथियार अरब होगा। ने यूएई और इंडिया के एग्रीमेंट को पसंद किया होगा या नहीं किया होगा? मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, और हम्म। इसलिए इंडिया बड़े मोहतात तरीके से आगे चलेगा। वो हम्म। कभी जाके वहां अपने हथियार नहीं देगा, क्योंकि सऊदी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी इंडिया में मौजूद है मुजम्मिल साहब। और हम्म। वो मोदी रिस्क नहीं ले सकता
कि सऊदीज अपने पैसे वहां से निकालना शुरू कर दें और अपनी सरमायाकारी बंद कर दें। वो उसका मॉडल ही ये है कि गुजरात की रियासत में उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपन कर दिया था और उनको फॉरेन इन्वेस्टर को इंसेंटिव दिए थे। ये मॉडल उसने पूरे इंडिया पे पिछले 10 सालों में चलाया है। उसकी कामयाबी भी हुई है उसको, और इसी हम्म। वजह से उसको वोट भी पड़ रहा है जो उसकी साख बनी है इंडिया के अंदर। तो वो नहीं ये चाहेगा कि एक सऊदी अरेबिया को नाराज करेगा, फिर और लोग भी नाराज होते हैं। कतर भी है, फिर दीगर ममालिक भी हैं। अब ये सिर्फ यूएई तो नहीं है। तो लेकिन उसका अलायंस जरूर है, लेकिन वो ये हथियारों वाला काम करे तो फिर सऊदी नाराज होंगे। फिर हम्म। ये वहां पे नाचाकी स्टार्ट हो जाएगी। जी। और ये देखें, इंडिया से बड़ी आवाजें आ रही हैं। मैं आज देख रहा था कि आईपीएल के फाइनल के लिए मोहसिन नकवी साहब को इनविटेशन मिल गया है कि आप आए आईपीएल का फाइनल देखें, आईसीसी की मीटिंग वहां पे करें। तो ये इंडियंस के पहले भी वहां से आवाजें आई हैं कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। पहले तो आपको पता है वो, ये इंडिया में एक पाकिस्तान के हवाले से भी तब्दीली नजर की आवाजें आ रही हैं। ये क्या है? देखिए जी, बात यह है कि ये आरएसएस का जो पहले आया बयान, वो हम्म। तो बहुत ही अहम था, क्योंकि और बहुत ही हैरान कुन था। क्योंकि आरएसएस आपको पता था, बड़ी बड़ी वो नजरियाती किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीजेपी द पीओ है हम्म। बेसिकली। हम्म। और अगर वो ये बात करें तो उसका मतलब है फिर बीजेपी को भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो हम्म। अब और फिर ये मोहसिन नकवी भी बात हो गई। अब देखें ना, इसके ऊपर दो तीन थेरीज हैं। एक तो कंस्पिरेसी थेरी है। वो हम्म। कंस्पिरेसी थेरी आपको होता है पाकिस्तान में, वो कहते हैं जी जान के करें, हम्म। दिखाने के लिए जी हम तो कितने अच्छे हैं, हम्म। हम तो बड़े दोस्ती करना चाहते हैं, अमन चाहते हैं। ये पाकिस्तानी बड़े दहशत गर्दों की सपोर्ट करते हैं। और कोई और एक और वहां पे वाकया करवा के दिल्ली में या गोवा में या कश्मीर में, तो फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को जारी कर देंगे। एक तो ये क्योंकि अब वो मोदी ने अपना इलेक्शन जीत लिया उधर, तो अब जो हो सो हो, अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान को मई 2025 का बदला लेना है। ये एक थेरी है जो मार्केट में आपने सुनी होगी। आई एम श्योर आपके दोस्त जो है अहम हम्म। उहदों पर, वो भी आपको यही कह रहे होंगे, इनकी बातों में यकीन ना कीजिएगा। अच्छा, हम्म। दूसरी थेरी ये है कि देखिए मोदी का ये अब तीसरा टर्म स्टार्ट हो गया है। बात यह कि अब वो कंसोलिडेट हो गया है। हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि कोई अपनी लेगेसी छोड़े। और ये जो पाकिस्तान के साथ मसला बना हुआ है पाकिस्तान का, एक साल में तो कोई बजाय इसके कि पाकिस्तान को तनहा करते हैं, 10 साल में पाकिस्तान तनहा नहीं हुआ। और मई 2025 उल्टा गले पड़ गया है मोदी के और इंडिया के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हजीमत है कि एक इमर्जिंग पावर की हुई है, कि उसके जहाज गिरा दिए पाकिस्तान ने, उसकी बात को कोई नहीं मान रहा, उसका बयानिया जो है वो चल गया, उसका मीडिया झूठा साबित हो गया। आप सोचे ना, उसके वुज़रा झूठे साबित हो गए, और फिर वो ट्रंप की जो कोशिशें हैं सालिसी की, उसको भी झुठला रहे हैं। तो अब बात यह कि उनका स्टॉक खराब हो गया। अब उसका एक तरीका यह है कि अच्छा, फिर इसका यह मतलब है कि चलो, ये नहीं तो फिर 16 वाला काम करके देखते हैं, बातचीत स्टार्ट तो करें। अच्छा, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि ये ऐसी बात नहीं है। आप जो जनरल बाजवा तो बड़ा खुल के वो तो चाह रहे थे कि इंडिया के साथ मामला तय हो जाए। वो तो आपके फेवरेट इमरान खान जब वजीर आजम थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो अवाम मेरे खिलाफ हो जाएगी। वो कोई पीटीआई ने इंटरनल सर्वे किया बाजवा साहब के, और मुझे ये बड़े बाखबर जराए से मालूम है, ये मैं वे हवा में नहीं छोड़ा। दफ्तर खारिजा के सीनियर अफसरान ने मुझे ये बताया, एक से जाहिद ने, सिर्फ एक ने नहीं, कि हम्म। एक मीटिंग में हुई जिसमें बाजवा साहब और फैज साहब भी थे। वो भी आपके दूसरे फेवरेट जो है, वो भी हम्म। आए हुए थे। और उन्होंने अफसरों को कहा हमने सौदा करनी है, दसो हम्म। ट्रेड, तिजारत कैसे करें, वीजा कैसे खोलें। उन्होंने कहा अफसर हैरान हो गए कि इन्होंने की होया है, ये तो सारी उम्र रोक के सानू धक्का ला के ते हुण आप हिस्सा ना मांगते ने। तो उसके बाद अफसर बड़े कंजर्वेटिव हो रहे थे। उन्होंने कहा नहीं जी, इस पे का पेपर वर्क होता है, एक प्रोसेस होता है, वगैरह वगैरह। तो फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी मुझे वजीर आजम से बात करने दें। वो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर था। वजीर आजम से बात की तो वजीर आजम ने कहा ओए होए, मेरे तो अवाम खिलाफ हो जाएगी, कश्मीर का सौदा कर दिया मैंने। तो हम्म। जनाब फिर इन्होंने कोई सर्वे कराया इंटरनल, अपने जो हम्म। होते हैं ना हम्म। इनके व्हाट्सएप ग्रुप, शुभ 5 लोगों का हम्म। ग्रुपों के अंदर इन्होंने पूछा, मेजोरिटी ने कहा नहीं करना इंडिया हम्म। के साथ। तो इन्होंने फिर बाजवा साहब को कहा कि हमने नहीं करना, आपकी बात नहीं मानी।
अच्छा, तो अब बाजवा जो है वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग होती है ना। हम्म। देखिए, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग, अगर आप आसिफ मुनीर की पॉलिसीज को भी देखें कि उन्होंने बातें सख्त की हैं कि इंडिया को सारा कुछ करने का, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं पाकिस्तान में, SIFC की चाहते हैं, हम्म। पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हैं। जियो इकोनॉमिक्स का जो तस्वुर है कि मगरबी एशिया, वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के संगम पे पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ पे ट्रेड रूट्स खुले, इंडिया जरा बदले का पुत्र बन जाए, तो मेरे हम्म। ख्याल से पाकिस्तान में भी उसकी रिसेप्टिविटी होगी, प्रोवाइडेड कि इंडिया सीरियस है और सिर्फ डंग टपाओ नहीं कर रहा। और तीसरी थेरी ये हो सकती है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी देखिए बैक डोर पे आता है। अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन, गल्फ की रियासतें, ये सब चाहते हैं, चीन सबसे आगे बढ़ के, ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अब कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। डिटेरेंस हो, हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, हम्म। लेकिन बॉर्डर्स अमन पुरअमन रहे, और अगर ट्रेड खुल जाए तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, अभी एक ईरान की ये जंग जब खत्म होगी मुजम्मिल साहब, और अगर पाइपलाइन हमारी दोबारा स्टार्ट हो जाती है गैस की और तेल की ईरान के साथ, तो वो पाइपलाइन आगे इंडिया ने भी तो जानी थी ना। तो अब आप सोचें कि, और वही जो वस्ती एशिया से जो लाइंस आनी है, वो भी तो पाकिस्तान के थ्रू आगे जाके इंडिया को जानी है। तो ये ट्रेड रूट्स जो है, ये मुस्तकबिल तिजारत का है, टेक्नोलॉजी का है। हकीकत तो ये है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मामला जो है कुछ बैकडोर के ऊपर, आपको पता है कि 2 मीटिंग्स भी हुई हैं ट्रैक 2 हम्म। की। वो जो साबिक सफीर और जर्नैल जो है, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया, मुझे पता था इसके बारे में, लेकिन मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता थी कि 2 हुई है। मेरे ख्याल था एक हुई है, एक कहीं हुई है यूरोप में, और एक हम्म। हुई है इसमें कतर में, मेरे ख्याल से दोहा में। हम्म। तो इसका मतलब है कि ये बैकडोर तो बातें जारी जारी हैं, तो कुछ उसी का सिलसिले में शायद क्या- ये सॉफ्ट। एक जी। सऊदी अरब की तरफ से प्रपोजल आया है, नॉन एग्रेशन पैक्ट विद ईरान। हाँ, बिल्कुल, बड़ा ये, उम्दा प्रपोजल है। अच्छा, हाँ, ये अब मुझे लगे, आपको लगता है ईरान सऊदी अरब के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट कर लेगा? देखिए जी, अभी तक तो आप देखें कि सऊदी अरेबिया बड़ी एहतियात से काम ले रहा है। अड्डे भी बीच में उसने कहा अमेरिका को ना इस्तेमाल करो, हम्म। और उसने अल तुर्की जो है साबिक इंटेलिजेंस चीफ, उसके थ्रू आर्टिकल भी लिखवाया, दुनिया हम्म। में नशर किया कि जी हम इसराइल की जो पॉलिसी है उसको कामयाब नहीं होने देंगे कि हमें तकसीम कर दें। हम्म। ठीक है, उसने कहा कि अगरचे कि ईरान ने हमें पेन दी है, दुख हम्म। दिया है, हम्म। दर्द दिया है हमारे हमसाये हम्म। ने, लेकिन फिर भी हम उसके साथ हम्म। उसको खंजर नहीं मारेंगे उसकी पीठ में। हम्म। ये उसका लुबे लुबाब था। और पाकिस्तान का उसमें रोल है मुजम्मिल साहब, बहुत अहम रोल है। लेकिन मसला ये कि ये नॉन एग्रेशन पैक्ट अगर हो भी जाए, ये उस वक्त तक कब कामयाब नहीं होगा जब तक अमेरिका और ईरान का नॉन एग्रेशन पैक्ट ना हो। अगर आप इस हम्म। पर गौर फरमाइए जरा, क्योंकि कल को अगर अमेरिका अपनी रवैया ठीक नहीं करता, तो दोबारा ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। यही तो ईरान कहता ना जी कि आप में ये पैक्ट करके जमानत दे कि आप नहीं, दोबारा ये। अगर अगर सऊदी स्पेस, एयर स्पेस या अड्डे इस्तेमाल नहीं होते, और सऊदी जी। अरब और ईरान का नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है, और सऊदी अरब फ्रीक नहीं है, तो ईरान सऊदी अरब पे हमले नहीं करेगा, सऊदी अरब ईरान के लिए, हमलों के लिए अपनी जगह, जमीन, स्पेस नहीं देगा। तो हो सकता है बाकी बाकी यूएई जाने थे, ईरान जाने। हाँ, देखिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें, सऊदी अरेबिया भी उस काबिल, वो कोशिश तो कर रहा है अपनी एक आज़ादाना पॉलिसी बनाने की, लेकिन हम्म। अभी उस नहज पे नहीं पहुंचा कि जहां पर वो बिल्कुल ही अमेरिका को, इनको वो कल को अमेरिका कहे कि जी हमने ये करना, तो वो इनकार कर दे। नॉट एट हम्म। ऑल। पिछले दिनों देखें, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ना, एमबीएस शुड किस माय एस। हाँ बिल्कुल, उसने ये भी बस, ट्रम्प भी तारीफ, हाँ, ट्रम्प भी जो है ना बड़ा मकबूल मकबूल लीडर की तरह बात करता है। तो बात ये है, तो बिल्कुल ये उसने कहा था। और आप ये ना भूलें कि उनका सरमाया अमेरिकी बैंकों, अमेरिकी कंपनियों में लगा हुआ है, अरबों खरबों डॉलर्स का। ये कोई मामूली हमारे वाला काम थोड़ी है कि एक रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में है तो उसका हमें खतरा रहता है। इधर उन्होंने कंपनियों में, कंपनियों पे कंपनियों के अंदर पैसे डाले हुए हैं, रिफाइनरियों के अंदर, एक्स के अंदर, डिज्नी, डिज्नी लैंड जो डिज्नी प्रोडक्शन है उसके अंदर भी अमेरिकियों ने शेयर लिया है, सऊदीज ने शेयर्स लिए हुए हैं।
हम्म। MBS ने और उनके खानदान वालों ने। तो इनके मरासम बड़े गहरे हैं माशी लेवल के ऊपर। इतनी आसान नहीं है कि बिल्कुल आप ये आज़ाद होके तो आंखें दिखाएं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान उनको इनकरेज कर रहा है। और मेरे ख्याल से आज अगर स्टार्ट करेंगे तो 8-10 साल में कहीं जाके वो आज़ादाना पॉलिसी अपनाएंगे। इसलिए ये नॉन एग्रेशन पैक्ट अच्छा चीज़ है, मगर इसके लिए अमेरिका को भी गारंटीज देनी होंगी ईरान को। बात वहां बनती है मुजम्मिल साहब जी। आखिरी सवाल देखिए, ना तो ट्रम्प शी मुलाकात का मुश्तरका एलामिया आया, ना इंडिया में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई उसका भी मुश्तरका एलामिया ना आया। तो आजकल लगता है बैठ के लड़ ही रहे हैं सारे। जी लाड़े, बिल्कुल ब्रिक्स को तो उन्होंने बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं ना, दीवार से लगा के तबाह कर दी है। क्योंकि अगर आप देखें कि वो मामला यूं है कि मुजम्मिल साहब, पहले भी इनका ब्रिक्स का जो इजलास हुआ था उसमें भी एलामिया नहीं आया था। और उसमें एलामिया इसलिए नहीं आया था कि इसराइल के ऊपर जो है इनका हम्म। फड्डा हो गया था कि क्या वर्डिंग होगी। UAE और इंडिया, मतलब इंडिया जो है वो बिल्कुल आपको पता है इसराइल का इस वक्त बहुत बड़ा मामा चाचा बना हुआ है। वो कहता है उन्हें कुछ ना कहो। तो हम्म। बाकी जो उसके अंदर है लोग, वो सारे इसराइल और अमेरिका के खिलाफ है। इस वक्त तो तकसीम ही है ना। ब्रिक्स के हम्म। अंदर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, ये हम्म। बड़ी पावर्स, और अब ईरान, ये सारे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हैं। ये हम्म। जो अभी जंग हुई है इसमें सबका नुक्ता नजर बिल्कुल अलग है। इंडिया दूसरी साइड पे खड़ा है। वो पहले जफ्फा मार के आया था नेतन्याहू को मोदी, और वो अब अमेरिका के साथ, अमेरिका को कुछ नहीं कहता मोदी, वैसे लोगों को बड़ी डेंगे वो मारता है। ट्रम्प के बारे में एक लफ्ज नहीं उससे बोला। ट्रम्प ने उसे क्या क्या नहीं कहा, तेरे जहाज गिरा दिए है, तू ऐसा है, तो वैसा है, उसका मजाक उड़ाया है, उसके हम्म। एक्सेंट की नकल की है। लेकिन मोदी जी ने अपना मुंह नहीं खोलिया। उन्होंने कहा चुप करके बर्दाश्त कर लो, वो साल 2 साल की गल है। हम्म। अमरीका के नाल अपने ताल्लुकात खराब नहीं करते। उसको भी सही एडवाइस दे रहे हैं उसके मिनिस्टर्स वगैरह। तो वो जो इंडिया उस साइड पर है। अब प्रॉब्लम यह कि इंडिया के पास इस वक्त चेयर भी है ब्रिक्स की। और इंडिया जो है वो ब्रिक्स की जो, ये आपको पता है, जैसे सार्क के साथ किया ना इंडिया ने, हम्म। सार्क का में भी तो इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो गालिब आ चुकी है। यानी कि उसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, उनके काम, उनके कॉपरेशन के तकाजे, वो भाड़ में जाएं। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी गालिब आई हुई है। इधर भी चीन और इंडिया की पहले टेंशन जो थी वो गालिब थी। अब वो इसराइल के ऊपर जो, और अमेरिका के ऊपर जो पॉलिसी है वो अब आड़े आई हुई है। इसलिए ब्रिक्स भी अमलन इस वक्त मफलूज होके रह गया है। और ये दुनिया भर में आप देखिए अलाइंसेस जो है ना, पुराने वाले शिकस्त और रेख्त का शिकार है। पुराने वाले जो है अगर आप उनको नोट करें, सार्क हो वो भी ख़त्म हो चुका है। हम्म। आप नेटो को देखें वो भी ख़त्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी हथौड़े लगा रहा है ट्रम्प और दीगर ममालिक। तो ये दुनिया में पुराना निज़ाम टूट फूट रहा है, और एक नया निज़ाम उभर रहा है अभी। उसकी खदो खाल वाजे नहीं हुए, लेकिन आने वाले चंद ही सालों में, बल्कि मैं समझता हूँ उससे भी पहले वाजे हो जाएगा कि चाइना रशिया का एक कैंप जो है वो दुनिया में और उभर कर सामने आएगा, और मजबूती के साथ। और इधर अमेरिका का जो एक अमेरिका का अपना एक आइसोलेटेड कैंप होगा। और यूरोप जो है वो फिर देखेगा कि उसने किस कैंप, चीन के साथ जाना है या अमेरिका के साथ रवायती ताल्लुकात को बरकरार रखना है। ये अब वक्त बताएगा। जी मुजम्मिल बहुत साहब। शुक्रिया रूमी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज वेलकम। प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।